साथियों नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह है और आप देख रहे हैं अभियान एमपीपीएससी का यूट्यूब चैनल, जहां पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 फरवरी को, उसमें आपका यूनिट 1 जो है वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और हिस्ट्री सबसे ज़्यादा लेंदी और सबसे ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा जो है तो आपका इसमें प्रश्न अलग अलग जगह से बनने की संभावना होती है। यानी कि इसमें इतना ज़्यादा स्कोप है प्रश्न बनाने की, इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन एक तरीका है, अगर आप पिछले 4-5 वर्षों का एमपीपीएससी प्री का पेपर उठा करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर बार पेपर में कहाँ से आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने पिछले 4 से 5 वर्षों के पेपर देखे हैं, तो मुझे समझ में आ चुका है कि एमपीपीएससी किस तरह के पैटर्न के हिसाब से हर बार हिस्ट्री से प्रश्न पूछ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपका दो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे हर बार एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा रहा है। एक है आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन और दूसरा है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। इन दोनों से मिला करके 3 से 4 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक को मिला करके। आप 2023 का एमपीपीएससी का प्री का पेपर उठा करके देखिए, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से 3 प्रश्न आए हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से 2 प्रश्न आए हुए हैं और 24 में भी आपके सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से 2 प्रश्न आए हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से 1 प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक आपका राष्ट्रीय आंदोलन और दूसरा आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न आपके पेपर में यहीं से पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेरा मन है कि मैं आपको 5-6 और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हिस्ट्री में पढ़ा दूं। वो मैं तब पढ़ाऊंगा जब इस वीडियो पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे और इस वीडियो के प्रति आप सभी लोगों का इंगेजमेंट बेहतर होगा और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं 4 से 5 और महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, जिनसे एमपीपीएससी में जो प्री के एग्जाम में हिस्ट्री से 10 प्रश्न आते हैं, तो लगभग 7 प्रश्न की तैयारी आपकी हो जाएगी। बशर्ते आपको एक शर्त है कि आपको एमसीक्यू इसके जरूर सॉल्व करने पड़ेंगे। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसके एमसीक्यूज आप लगाएं तो आप इनमें जो है तो 100% आप प्रश्न जो है तो कर पाएंगे। तो वो आपके 5-6 टॉपिक कौन कौन से जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, एक तो है आपका वेद, दूसरा है आपका उपनिषद। एक तो आपका कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाना चाहता हूँ, एक मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपका वेद और दूसरा है आपका उपनिषद और तीसरा मैं चाहता हूँ कि आपको बोधिसत्व पढ़ा दिया जाए। और इसके अलावा एक और है षड दर्शन। ये 4 टॉपिक यहाँ पर प्राचीन में मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि प्राचीन भारत में मैं 2 टॉपिक आपको और पढ़ाऊँ, एक तो है आपका मौर्य और एक है आपका गुप्त। अगर आप पिछले साल के पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि या तो मौर्य से एक प्रश्न पूछता है या तो गुप्त से एक प्रश्न पूछता है। वो फिक्स है उसका प्रश्न, यहाँ दोनों में से किसी न किसी एक से पूछता है। तो इस तरीके से 2 ये आपके टॉपिक और आपके जो मैंने अभी और बताए वेद और उपनिषद वाले, ये 5-6 टॉपिक मेरा मन है मैं आपको पढ़ाऊं। तो आप इस वीडियो पे जिस तरह के अपने रिएक्शन देंगे उसके आधार पर मैं आगे काम करने वाला हूं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद आगे चलेंगे और हम दूसरा टॉपिक इसी वीडियो में पढ़ेंगे, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदू धर्म को सुधारने से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं आपकी बनाई गई। इसके बाद मुस्लिम धर्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे और सिख धर्म के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे और जो दलित सुधार आंदोलन चले हैं हमारे यहाँ पर, उनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिनमें आपके महत्वपूर्ण जो लोग हैं जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए काम किया, जैसे ज्योतिबा फूले हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इन सभी लोगों को हम पढ़ने वाले हैं। तो हिंदू धर्म से संबंधित प्रमुख सुधारक संस्थाओं की यहाँ पर बात करें तो सबसे जो पहला नाम उभर करके आता है वो है आपका ब्रह्म समाज, दूसरा नाम आता है आपका आर्य समाज, तीसरा है आपकी प्रार्थना समाज, चौथा है आपका रामकृष्ण मिशन और 5वीं है आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इन 5 को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम मुस्लिम सुधार आंदोलन की ओर भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका ब्रह्म समाज। अगर आपको एमपीपीएससी से जुड़ा कोई सवाल पूछना है, कुछ भी है, तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पर आपके मैसेज के द्वारा जो है तो रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे अपना ब्रह्म समाज। इसके स्थापना की बात करें तो 1828 में की गई थी।
स्थापना स्थल क्या है आपका, तो कोलकाता है, क्योंकि 2023 का एमपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें कई सारे संस्थाओं के स्थापना स्थल पूछे थे, तो आपको याद रखना है। संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक राजा राम मोहन रॉय हैं। इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य है हिंदू धर्म में सुधार लाना, मूर्ति पूजा का विरोध, एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश देना एवं पुरोहितवाद का विरोध करना। ये इसका उद्देश्य है। इनका ये था कि भाई हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करना है और मूर्ति पूजा का जो है तो ये जो प्रचलन चल रहा है उसको बंद करना है और एक ब्रह्म की पूजा को उपदेश देना है और पुरोहितवाद का यहाँ पर विरोध करना। ये सारी चीजें जो है तो ये लोग करने वाले थे, इनका उद्देश्य था। इसके अलावा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय को नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक एवं आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ये सभी उपाधियां उनको दी गई हैं, तो आपको एक एक याद रखना है क्योंकि राजा राम मोहन रॉय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं आपके। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन रॉय धर्म की आपसी एकता पर जोर देते थे तथा वह मानव विवेक, वेद एवं उपनिषद को अपने विचारों का आधार मानते थे। वो आपका सभी धर्मों को एक साथ रखना चाहते थे। वो विवेक यानी बुद्धि को महत्वपूर्ण मानते थे, वेद और उपनिषद को अपने विचारों का आधार मानते थे। कुल मिलाकर के ये वेद और उपनिषद को जो है तो मानते थे, उनकी कभी ये नहीं कहते थे काल्पनिक हैं या उनकी आलोचना नहीं करते थे। अगला पॉइंट है, सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन रॉय हिंदू समाज की कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह, वेश्यागमन, जातिवाद एवं बाल विवाह आदि के घोर विरोधी थे, जबकि विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया। मतलब इन्होंने सती प्रथा बैन करने के लिए काम किया, विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में उसे बंद करवाया। बहुपत्नी विवाह, बहुत सारे बड़े लोग जो उस समय के थे वो एक से अधिक पत्नियां रखते थे, उसका विरोध किया। वेश्यागमन का जो है इन्होंने विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया और बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने सपोर्ट किया। इन्होंने कहा भाई विधवा पुनर्विवाह आपका होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन रॉय कहते थे अगर धर्म सामाजिक, उनका कहना था कि अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा अगर कोई धर्म ऐसा है जो उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है तो फिर आप उस धर्म में रह करके क्या करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है, एक ईश्वर मत के प्रचार हेतु उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। एक ईश्वर मत यानी एक ईश्वर को मानने का जो उनका मत था उसके प्रचार प्रसार के लिए 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था एवं 1822 में फारसी भाषा में उन्होंने मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। उन्होंने किस भाषा में, आपके मिरात उल अखबार का फारसी भाषा में प्रकाशन किया। इसके बाद अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन रॉय ने 1821 में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया, जिसका उपयोग उन्होंने सती प्रथा के विरोध के लिए किया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरोध के लिए संवाद कौमुदी नामक अखबार का प्रयोग किया था। ये जरूर आप लोग ध्यान रखें। मिरातुल अखबार को हिंदी में आपका इसको एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। हिंदी में मिरातुल अखबार को क्या कहा जाता है, एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। और संवाद कौमुदी ऐसा पत्र है जिसका प्रयोग उन्होंने सती प्रथा के विरोध के लिए किया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन रॉय ने कोलकाता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जबकि वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में उन्होंने किया। हिंदू कॉलेज की स्थापना उन्होंने जोनाथन डंकन के सहयोग से किया था। सॉरी, डेविड हेयर है ना, क्या नाम था उनका, डेविड हेयर के, है ना, जोनाथन डंकन नहीं, सॉरी, डेविड हेयर के प्रयासों से जो है तो उन्होंने सहयोग से ये विद्यालय आपका विश्वविद्यालय खोला था, कॉलेज खोला था, सॉरी। और वेदांत कॉलेज इन्होंने इंडिविजुअल अकेले जो है तो इन्होंने खोला था। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। दरअसल कहानी ये है कि अकबर द्वितीय का जो है तो पेंशन रुक जाता है लंदन से, जैसे ब्रिटिश सरकार उनको पेंशन देती है क्योंकि सम्राट की पदवी उदवी छीन ली गई थी, तो उनको पेंशन दिया जा रहा था, लेकिन उनकी अचानक पेंशन बंद कर दी जाती है। तो वो राजा राम मोहन रॉय से मिलते हैं और अपनी पेंशन के बारे में पता लगाने के लिए उनको इंग्लैंड भेजते हैं और भेजने से पहले उनको राजा की उपाधि जो है तो देते हैं। तो इस तरीके से अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में हो जाती है। जब ये जाते हैं इनका पेंशन का पता लगाने के लिए, लौटते समय ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अब आगे यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय के पश्चात ब्रह्म समाज की क्या स्थिति होती है जब उनकी मृत्यु होती है। तो ब्रह्म समाज
थोड़ा स्ट्रगल करता है, इसमें अलग अलग जो है तो इसके लोग बदलते जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख कौन बना, तो उसका नाम होगा आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद अगला पॉइंट है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इन्होंने कब 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर के 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच विवाद हुआ, जिसके कारण केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर के 1866 में औपचारिक रूप से भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्या भारतीय ब्रह्म समाज इन्होंने बनाया। तो आपको याद रखना है 1866 में आपके राजा राम मोहन रॉय के पश्चात 1866 में आपके केशव चंद्र सेन, कौन, केशव चंद्र सेन जो है क्या करते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपको दो चीजें, तत्वबोधिनी सभा याद रखनी है और भारतीय ब्रह्म समाज याद रखना है, जो कि केशव चंद्र सेन ने बनाया। इसके पीछे कहानी ये होती है कि केशव चंद्र सेन ने एक नियम बनवाया था ब्रिटिश सरकार से बड़ा प्रयासों के द्वारा विवाह का, बाल विवाह को रोकने के लिए। उन्होंने कहा था कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह जो है तो नहीं होगा। और जबकि उन्होंने अपनी पुत्री का ही विवाह कूच बिहार के एक राजा थे उनसे कर दिया और उनकी पुत्री की उम्र मात्र 12 साल थी। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने कहा कि भैया इससे जो है तो आपके ब्रह्म समाज की बदनामी होगी और आपने खुद नियम बनाया और खुद उसको तोड़ रहे हैं। तो जब आप अपने खुद की बात पर काबिज नहीं रहेंगे तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, संस्था पर जो है तो बट्टा लगेगा। तो इसके वजह से दोनों विवाद हो जाता है और ये हट करके क्या बना लेते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। क्या, भारतीय ब्रह्म समाज बना लेते हैं। और जो पूर्व में स्थापित ब्रह्म समाज था उसका नाम अब यहाँ से आदि ब्रह्म समाज हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, आदि ब्रह्म समाज। तो आपको याद रखना है आदि ब्रह्म समाज जो है ब्रह्म समाज का ही परिवर्तित नाम होता है। केशव चंद्र सेन ने इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। कि जो केशव चंद्र सेन थे आपके, उन्होंने इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। इन्होंने 1872 में सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलवाने हेतु तैयार किया और 1872 में आपके ब्रह्म विवाह अधिनियम पास कराया, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह का इन्होंने जो है तो वर्जित करवा दिया। 15 मई 1878 में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पैदा हो जाती है। जो इनके द्वारा खुद बनाया जा रहा था जिस भारतीय ब्रह्म समाज, उसमें भी जो है तो बाद में फूट पैदा हो जाती है। कब, आपके 15 मई 1878 को। तो नेतृत्व वाले भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पैदा हो गई, जिससे शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और आपके उमेश चंद्र दत्त और शिवचंद्र देव, उमेश चंद्र दत्त, शिवचंद्र देव, द्वारिका गांगुली भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज बनाते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय ने बनाया, फिर भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने बनाया और फिर अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके साधारण ब्रह्म समाज, जिसको सभी लोग मिल करके बनाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाम आता है वो आपके आनंद मोहन बोस का आता है। तो आपको आनंद मोहन बोस का नाम याद रखना है, इसके अध्यक्ष भी वही बनते हैं। तो इस तरीके से आपकी कहानी होती है ब्रह्म समाज की, जिसमें 2 बार आपके फूट पड़ती है और अलग अलग लोग इसके अध्यक्ष बनते हैं और अलग अलग संस्थाएं जो है तो आपकी यहाँ पर बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद आपका अगला यहाँ पे संगठन आता है प्रार्थना समाज। स्थापना इसकी 1867 में हुई थी। स्थापना स्थल इसका महाराष्ट्र था। संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का काम महादेव गोविंद रनाडे ने किया था, एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। और प्रार्थना समाज की प्रेरणा स्रोत आपके केशव चंद्र सेन थे। कौन थे इसके प्रेरणा स्रोत? केशव चंद्र सेन थे। महादेव गोविंद रनाडे को इनकी तेज मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी इनको कहा जाता था। फिर इसके बाद हमारी अगली जो समाज आती है, अगला जो संगठन आता है वो है आपका आर्य समाज। कौन? आर्य समाज। इसकी स्थापना 1875 में होती है। स्थापना स्थल इसका बंबई होता है। संस्थापक इसके दयानंद सरस्वती होते हैं। मुख्यालय इसका लाहौर में होता है 1877 में। शुरुआत जब 75 में हुई थी तब इसका बंबई रहता है, लेकिन बाद में जो है तो इसका बदल दिया जाता है और बाद में इसका मुख्यालय लाहौर कर दिया जाता है 1877 में। फिर इसके बाद इसके उद्देश्यों की बात करें कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो हिंदू धर्म में व्याप्त दोष, देशों की जगह पे आप यहाँ पे दोष, इसके व्याप्त दोषों को उजागर कर उसे दूर करना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना इनका जो है तो उद्देश्य था।
अगला पॉइंट है यहाँ पर आपका, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि भाई नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो और वेदों को जो है तो सर्वश्रेष्ठ मानो। उन्होंने नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ भी बताया। इसके बाद अगला पॉइंट है, दयानंद ने पुराणों जैसी हिंदू धर्म ग्रंथों को प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। उन्होंने वेद को तो माना, लेकिन जो पुराण थे आपके उनकी प्रामाणिकता को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही सबसे, वो ये थी वर्ण व्यवस्था को लेकर के। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए बल्कि कर्म के आधार पर होनी चाहिए। सामाजिक एवं शैक्षिक मामलों में स्त्री पुरुष के समान अधिकार की वकालत की। उन्होंने स्त्री पुरुष की क्या किया, समान अधिकार की उन्होंने वकालत की कि उनको समान अधिकार जो है तो आपके मिलना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर, आर्य समाजियों ने, जो आर्य समाज के सदस्य थे, आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा कुछ शर्तों के साथ विधवा पुनर्विवाह की अनुमति एवं अंतर जाति विवाह का समर्थन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो कि राजा राम मोहन राय से एक कदम और आगे बढ़कर के इन्होंने अंतर जाति विवाह, इंटरकास्ट मैरिजेस जो है इन्होंने अलाउ किया, उसका समर्थन किया। इसके अलावा इन्होंने एक आंदोलन चलाया, आर्य समाज के लोगों ने, आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन था जो काफ़ी विवादास्पद रहा। इसके अंतर्गत किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापसी के लिए प्रोत्साहित किया गया। यानी कि किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियन बन जाता है, पारसी बन जाता है, ईसाई बन जाता है, मुस्लिम बन जाता है और अगर फिर से वो हिंदू धर्म में आना चाहे तो शुद्धि आंदोलन इसीलिए चलाया गया था कि उसको हिंदू धर्म में लाया जाए और गायत्री मंत्र का जाप कराया जाए, उसको गौमूत्र वगैरह और दूध वगैरह से स्नान करा करके फिर से जो है तो हिंदू बनाया जाए। इसी के लिए शुद्धि आंदोलन आपका चलाया गया था जो काफ़ी विवाद में रहा। इसके बाद अगला पॉइंट है, आर्य समाज स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला पहला संगठन था। ये कैसा संगठन था आपका, पहला, जिसने स्वदेशी और हिंदी को क्या किया था, यहाँ पर समर्थन दिया था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। इन्होंने क्या कहा कि जो भारत है वो सिर्फ भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम समाज सुधारक थे, जिन्होंने शूद्रों व स्त्रियों को वेद पढ़ने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन चलाया। ये ऐसा करने वाले व्यक्ति पहले थे। इतनी हिम्मत इन्होंने जुटाई कि शूद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने और यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन चलाया। ऐसा इसके पहले किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया था क्योंकि हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा चरम पर था। इसके बाद अगला पॉइंट है, दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को संकट नहीं, यहाँ पे संकलन है ना, संकलित करते हुए सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम आप लोग याद रखेंगे, इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने ही क्या किया था आपके, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था तथा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात इन्होंने कही थी। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका दयानंद सरस्वती का मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। उन्होंने कहा हमारा देश या हमारे यहाँ शासन व्यवस्था है वो कितनी भी बुरी हो, कितनी भी बेकार हो, लेकिन वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छी होती है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है ना कि दूसरे का बहुत बड़ा घर है, 10 कमरे 20 कमरे की है, बड़ी हवेली है और अपना घर छोटा सा है, बहुत सामान्य सा है, लेकिन हमें फिर भी अच्छा कौन सा लगता है, अपना घर लगता है। जैसे हम इतने बड़े शहर में रहते हैं लेकिन हम गांव हमें हमेशा हमारा अच्छा लगता है, भले वो डेवलप नहीं है। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से क्या होता है, अच्छा होता है। तो इसके बाद अब हमारा अगला मिशन आएगा, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है आपके, ये विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कोलकाता के समीप बारानगर में जो है आपके की गई थी। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं, उपनिषदों एवं गीता के दर्शन, बुद्ध के उपदेशों को आधार बनाकर विश्व मानव मूल्यों को कोई शिक्षा देना था। उनका यह था कि भाई हम रामकृष्ण मिशन के जो उद्देश्य है वो ये है कि रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा देंगे, बुद्ध के उपदेशों को लोगों को बताएंगे, गीता के दर्शन और उपनिषद के दर्शन ये सभी लोगों तक पहुंचाएंगे और मानव मूल्य की जो है तो उनको शिक्षा देंगे। ये उनका उद्देश्य था रामकृष्ण मिशन का। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि धर्म पुस्तकों में नहीं बल्कि धर्म आत्मज्ञान में है। ये क्या कहते थे, जो धर्म है आपका वो पुस्तक में नहीं है बल्कि काहे में है, आत्मज्ञान में है। अगला पॉइंट है,
स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्च पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। उन्होंने इसमें बड़े लोगों को जो है तो जो धनवान लोग थे उनको टारगेट करने का प्रयास किया। इसके बाद अगला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन नामक पत्रिकाओं को प्रकाशित किया। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग एवं वेदांत फिलॉसफी जैसी उन्होंने किताबें लिखी। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। उन्होंने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा? स्वामी विवेकानंद को। इसके बाद अगला हमारा यहाँ पर संगठन आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लाटावस्की तथा कर्नाल हेनरी स्टैनली अल्काट ने की थी। तो आपको हेलेना पेट्रोवना ब्लाटावस्की और कर्नल हेनरी अल्काट, इनका नॉर्मली हम लोग कर्नल हेनरी अल्काट कहते हैं। इनका यहाँ पर नाम है कर्नाल नहीं कर्नल, है ना। कर्नल हेनरी स्टैनली अल्काट इनका पूरा नाम है। इन्होंने मिलकर के की थी। भारत में इसका कार्यकाल मद्रास में कार्यालय मद्रास में स्थापित किया गया था। इस संस्थान ने बाल विवाह, जातिवाद का विरोध किया तथा विधवाओं की दशा सुधारने का जो है तो प्रयास किया। इसने विधवाओं की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया, जातिवाद का विरोध किया और बाल विवाह का विरोध किया। ये सारी चीजें उनके द्वारा जो है तो की गई। इसके बाद यहाँ पर अब हम आ गए मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की ओर। किधर आ गए? मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की ओर। और इसमें सबसे पहला जो हमारा आंदोलन है अलीगढ़ आंदोलन यहाँ पर शुरू होता है। तो हम लोग अलीगढ़ आंदोलन की बात करें, इसकी शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना था। क्या करना था इसका उद्देश्य? इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना था। यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा तथा ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन रहा। ये किस तरह का आंदोलन था? अंग्रेजी शिक्षा तथा ब्रिटिश सरकार के सहयोग देने के लिए उन्होंने सभी मुसलमानों को कहा कि भैया तुम अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करो और ब्रिटिश सरकार का सहयोग करो। इस पक्ष में ये बहुत असरदार आपका आंदोलन रहा। 1864 में कोलकाता में सर सैयद अहमद खान द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ब्रिटिश सरकार से संबंध सुधारना एवं मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना सर सैयद अहमद खान का मुख्य उद्देश्य था। इनका क्या उद्देश्य था? आपके ब्रिटिश सरकार से संबंध सुधारना तथा मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना सर सैयद अहमद खान का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने 1875 में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, ओरिएंटल स्कूल की। क्या? मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि अभी जो आपका AMU, आपने बीच बीच में विवादों में रहता है, सुना होगा AMU, इस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल स्कूल के नाम से 1875 में अलीगढ़ में आपके सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान व बनारस के शासक राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक संगठन की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला हमारा यहाँ आंदोलन है अहमदिया आंदोलन। कौन सा आंदोलन है आपका? अहमदिया आंदोलन। यह आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से की गई थी, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है इस आंदोलन के द्वारा जिहाद का विरोध किया गया। इस आंदोलन के द्वारा क्या किया गया था? जिहाद का विरोध किया गया था। गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया। इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप को एक और पैगंबर और कृष्ण का अवतार बता दिया था। इसके बाद अगला आंदोलन है आपका वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन एक पुनरुत्थानवादी धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना था, यानी कि इस्लाम की कुरीतियों को हटा करके मोहम्मद साहब के इस्लाम को फिर से पुनर्स्थापित करना था। भारत में इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का काम सर सैयद अहमद राय बरेलवी द्वारा
किया गया या उनका महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा। यह एक सांप्रदायिक छवि वाला आंदोलन था, यानी कि किसी एक धर्म के लेकर के ये आंदोलन था, इसलिए इसका जो उद्देश्य था वो सांप्रदायिक था, इसलिए ज़्यादा नहीं चल पाया। इसके बाद अब आता है आपका दलित सुधार आंदोलन, यानी दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए किन किन लोगों ने प्रयास किए और किस तरह का आंदोलन चला। तो सबसे पहला जो सबसे ताकतवर आंदोलन, सबसे ज़्यादा काम करने वाला जो संस्था होती है उसका नाम होता है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले ने की थी। तो ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले ने महाराष्ट्र में निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह प्रथम भारतीय संगठन था जिसने अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए तथा नारी शिक्षा के लिए पुणे में कन्या विद्यालय खुलवाए। तो हमें इसको याद रखना है, ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इन्होंने अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए थे और नारी शिक्षा के लिए पुणे में कन्या विद्यालय बनवाई थी। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इन्होंने अवसरवादी धर्म ग्रंथों का विरोध किया और पाखंडी ब्राह्मणों का भी जो है तो विरोध किया कि भाई उनमें हमेशा छोटे लोगों को जो है तो प्रताड़ित करने वाली बात कही गई है, हम ऐसे धर्म ग्रंथों का और ऐसे ब्राह्मणों का विरोध करेंगे। उन्होंने हमेशा उनका विरोध किया। अब अगला यहाँ पर आपका आंदोलन है आत्मसम्मान आंदोलन। वर्ष 1920 के दशक में ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने दक्षिण भारत में इस आंदोलन को प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई तथा लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने को कहा गया। इसमें लोगों को क्या कहा गया? ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने को यहाँ पर कहा गया। और यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका फिर से, ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह करें, मंदिरों में जबरन प्रवेश करें तथा मनुस्मृति को जलाने आदि के लिए आंदोलन किए गए। यहाँ पर ये जो आंदोलन था इसमें क्या कहा गया था कि भाई ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह करो, मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश करो और मनुस्मृति को जलाओ। इस तरह का जो है तो ये आंदोलन किया गया। फिर अगला पॉइंट है, पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की जिसे सच्ची रामायण कहा गया। ईवी रामास्वामी के आपको पेरियार भी कहा जाता है और सबसे प्रचलित नाम पेरियार ही है। जितने लोग जानते हैं सब पेरियार के नाम से इनको जानते हैं। इन्होंने एक रामायण की रचना की जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है और तमिल की ये रामायण जो है तो सबसे प्रसिद्ध है तमिल भाषा में। इसके बाद अगला यहाँ पर आंदोलन है वाईकॉम आंदोलन। क्या है? वाईकॉम आंदोलन। वाईकॉम सत्याग्रह एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था। यह आंदोलन ब्राह्मणवाद के विरोध तथा मंदिरों में प्रवेश को लेकर के चलाया गया था। तो हमें इसको ध्यान रखना है, वाईकॉम आंदोलन। इसके बाद अन्य समाज सुधारक लोगों की यहाँ पर चर्चा कर लें हम लोग, तो सबसे पहला नाम आपको उभर करके आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि दलितों के मसीहा थे, दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इनका जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू आपका इंदौर जिले में है, यहीं पर इनका जन्म हुआ है। और अगला पॉइंट है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की भौतिक एवं नैतिक उन्नति करना था। ऐसे लोग जो अस्पृश्य माने जाते थे, जिनको छूना पाप माना जाता था, उनके भौतिक एवं नैतिक उन्नति के कारण इन्होंने जो तो काम किया। और इन्होंने मराठी भाषा में मूक नायक एवं बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किया। मराठी भाषा में 2 पत्र निकाले, एक तो मूक नायक और दूसरा बहिष्कृत भारत, 2 इन्होंने पत्र निकाले। इसके बाद अगला पॉइंट है, हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार के लिए 1927 में समाज समता संघ की इनके द्वारा जो है तो स्थापना की गई। और इसके बाद अगला पॉइंट है अम्बेडकर जी के बारे में। अम्बेडकर ने मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, इन्होंने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। इसके बाद 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। इन्होंने जीवन के अंतिम दौर में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो इस तरीके से भीमराव अंबेडकर ने अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से बाद में संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और दलितों को उनका अधिकार दिलाने में कई महत्वपूर्ण काम जो है तो इन्होंने किए। इसके बाद अगला नाम आता है आपके डी के कर्वे। क्या आता है अगला नाम आपका? डी के कर्वे। तो डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे ने महिला शिक्षा और विधवा विवाह के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया। तो आप विधवा पुनर्विवाह के लिए डी के कर्वे को याद रख सकते हैं। इनका नाम क्या था? धोंडो केशव कर्वे। इन्होंने 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो हमें याद रखना है इन्होंने पुणे में क्या किया था? भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद अगला नाम आता है आपके पंडिता रमाबाई। अगला नाम क्या आता है आपके? पंडिता रमाबाई सरस्वती।
इन्होंने महिलाओं की सेवा करने के लिए पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। इनके द्वारा पुणे में विधवा आश्रम का निर्माण कराया गया। तो आप पंडिता रमाबाई को याद रखेंगे। आर्य महिला समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट है रमाबाई के बारे में। रमाबाई ने शारदा सदन की शुरुआत की, जहां महिलाओं व अनाथ बच्चों को शैक्षिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराया ताकि वह अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। यानी कि वो कुछ ऐसी स्किल उनको सिखाती थी जिससे वो बाद में अपना काम कर सकें। जैसे महिलाओं को सिलाई बुनाई का काम वो महत्वपूर्ण रूप से, मुख्य रूप से सिखाती थी, और जिससे वो लोग बाद में वो काम करके अपना जीवन यापन कर सकें। इसके बाद अगला पॉइंट है हेनरी विवियन डेरोजियो का। अगला किसका है आपका? हेनरी विवियन डेरोजियो। इनके द्वारा यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा एवं सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना। इनके 3 उद्देश्य थे: प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को मौका दिलाना। ये इनका उद्देश्य था। इन्होंने समाज सुधार के लिए सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। इसके बाद यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं हमारी जाति का पिता बताया था। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। विवियन डेरोजियो क्या माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। इसके बाद सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए प्रमुख कदम। आखिर सामाजिक सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? तो जैसे यहाँ पर आपका सती प्रथा आता है सबसे पहला। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने के समय दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया या प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी आपके? तो राजा राममोहन रॉय ने लागू किया गया, जिसका राजा राममोहन रॉय की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर अगला है आपका बाल विवाह। आधुनिक काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह को रोकने का साहसिक प्रयास किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उनके समर्थकों के दबाव के कारण 1860 में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई। यानी कि 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह नहीं होगा। बाल विवाह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए 3-4 महत्वपूर्ण कानूनों के यहाँ पर जिक्र करें तो सबसे पहला कानून है सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872। यह अधिनियम वायसरॉय नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ। इस अधिनियम में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं बालकों की 18 वर्ष कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा बहु विवाह प्रथा भी समाप्त कर दिया गया। तो सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा बहु विवाह प्रथा भी समाप्त की गई यहाँ पर। इसके बाद अगला है आपका सम्मति आयु अधिनियम 1891। क्या? सम्मति आयु अधिनियम 1891। यह अधिनियम प्रसिद्ध समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि इनका बहराम जी मालाबारी। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन। कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई, जिसका विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया, क्योंकि इसके पहले 14 वर्ष थी। अब यहाँ पर जब 12 वर्ष कर दी गई तो ये तो गलत हुआ, जबकि आयु बढ़नी चाहिए, घट गई, इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। इसके बाद तीसरा यहाँ पर जो इनके द्वारा कानून लाया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, और ये इसको शारदा एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसे प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं समाज सुधारक डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना तथा उन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट भी इसको जो है तो कहा गया। इनका नाम क्या था? डॉक्टर हरिविलास शारदा। इनके नाम पर बना इसलिए इसका नाम शारदा एक्ट हो गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। तो आपको याद रखना है जब शारदा एक्ट बना तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। इस अधिनियम के द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों की 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। स्वतंत्रता के पश्चात 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधित किया गया तथा बालक के विवाह की आयु 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई तथा बालिकाओं की 14 से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दी गई। ये अभी आपका जो है तो वर्तमान में यही चल रहा है। जो अभी का हमारे यहाँ का बाल विवाह से लेकर के जो निरोधक अधिनियम है 1978 में जो पारित हुआ वो संशोधित किया गया था, जो कि बहुत पहले आया था, उसी को अब संशोधित किया गया है और 18 वर्ष लड़कियों की है और 21 वर्ष जो है तो लड़कों की वर्तमान में है। हालांकि आगे 21 वर्ष लड़कियों की भी आयु की जाने वाली है। अब विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम कौन कौन से आए हमारे यहाँ?
तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम को पारित करवाने में ईश्वरचंद विद्यासागर का महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो चाहे विधवा विवाह हो चाहे बाल विवाह हो, दोनों में ईश्वरचंद विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पूरा आपका सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ लिया। इसी तरीके के अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें, और वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अब इसके बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। प्रमुख राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए आपके, वो 3 चरणों में हुए। पहला चरण है आपका 1885 से 1905 का, और दूसरा चरण है आपका 1905 से 1919 का, और तीसरा चरण है आपका यानी कि अंतिम चरण 1919 से 1947 का। तो जो आपका 1919 से 1947 का चरण है, इसमें गांधी जी एक्टिव रहते हैं, और जो आपका 1885 से 1905 का समय है, इसमें कांग्रेस के जो आपके उदारवादी दल के नेता होते हैं वो यहाँ पर आपके एक्टिव होते हैं, यानी कि उनके द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, या याचना विनय के द्वारा जो है तो पत्र ब्रिटिशर्स को दिए जाते हैं। द्वितीय चरण में इसमें मिक्स होता है, कुछ उदारवादी होते हैं और कुछ आपके एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, यानी कि उग्रवादी नेता होते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रथम और द्वितीय और तृतीय चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा लेक्चर न देते हुए हम पहले आंदोलन की ओर चलते हैं, और पहला हमारा सबसे जो आंदोलन शुरू होता है उसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। ये 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो उसका कारण था बंगाल का विभाजन, क्योंकि उस समय पे वायसरॉय कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। उसने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की बात कही थी, एक पूर्वी बंगाल और एक आपका पश्चिमी बंगाल। उसी के विरोध को लेकर के यहाँ पर आपका आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट है इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों के, यानी कि इसमें कौन लीडर रहे आपके। तो अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय। हमारे यहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादी जो नेता थे या गरम दल के जो लीडर थे, उन लोगों ने इस आंदोलन की कमान संभाली। तो यह पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने घर से बाहर निकल करके आंदोलन में भागीदारी दिखाई, यानी कि महिलाओं का यहाँ पर जो है तो आपका सपोर्ट मिला, कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। यह आंदोलन मुख्यतः किसानों व मुसलमानों की भागीदारी से वंचित रहा। इसमें 2 वर्ग ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, एक तो थे आपके किसान वर्ग और दूसरे थे मुस्लिम। इसके बाद अगला जो आंदोलन होता है यहाँ पर उसको बोलते हैं होम रूल लीग आंदोलन। हमारे यहाँ आयरलैंड से आपकी एनी बेसेंट ने एक सिद्धांत अपनाया था जो कि होम रूल लीग उसको कहा जाता था। इसमें यानी कि घर का शासन, यानी ये लोग कुछ क्षेत्र डिसाइड करते थे और वहां पर अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को संचालित करते थे, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रखते थे, स्वाधीनता का जो है तो उनके अंदर हमेशा भाव पैदा करने का काम करते थे। तो इस तरीके से होम रूल लीग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी आयरलैंड से आया है, और हमारे यहाँ 2 लोगों ने होम रूल लीग आपका संचालित किया। एक का नाम था आपके एनी बेसेंट और दूसरे थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों लोगों ने होम रूल लीग आंदोलन हमारे यहाँ चलाया। अगर इसकी बात करें हम लोग तो आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। अप्रैल 1916 में तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसका कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत व बरार था। यानी कि इन क्षेत्रों में इन्होंने जो तो अपना आंदोलन फैलाया, या इन क्षेत्रों को उन्होंने आंदोलन के लिए चुना। सिर्फ एक ऐसा जगह थी जहां पर इन्होंने छोड़ दिया था, वो था आपका बंबई। पूरे महाराष्ट्र में था पर बंबई बस को इन्होंने छोड़ रखा था, एक्सेप्शन थी, आपको याद रखना है। इन्होंने अपना जो है तो क्षेत्र बंबई को यहाँ पर नहीं चुना था, बंबई छोड़ दिया था। इसके बाद अगला पॉइंट है सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की आंदोलन की प्रारंभ किया गया, या उनके द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया। तो हमें याद रखना है अप्रैल 1916 में तिलक ने शुरू किया था और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। इनका कार्यक्षेत्र तिलक के कार्यक्षेत्र को छोड़ करके शेष सभी भागों में था। एनी बेसेंट ने अपना जो आंदोलन शुरू किया था उसके प्रचार प्रसार के लिए 2 दैनिक पत्र निकाले। तो एनी बेसेंट अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से सुशासन की मांग की। उन्होंने सुशासन की मांग किसके द्वारा की? अपने न्यू इंडिया पत्र, और दूसरा था आपका कॉमनवेल्थ। तो एक तो आपका रोज आने वाला डेली न्यूज़पेपर था और एक था आपका साप्ताहिक वीकली। तो इन दोनों न्यूज़पेपर्स के नाम आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं
अब यहाँ से आपके सत्याग्रह शुरू होते हैं। तीन गांधी जी जब 1915 में भारत आते हैं तो वो अपना गुरु बनाते हैं कि इसको गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले इनसे बोलते हैं कि तुम 1-2 साल भारत की यात्रा करो, आंख खुली रखो और मुंह बंद, है ना। तो यहाँ पर आंख और कान खोल लो और मुंह बंद करके जो है तो 2 साल तुम भारत की यात्रा करो, देखो यहाँ पर क्या सब चल रहा है, उसके बाद तुम कोई रिएक्शन करना या कोई रिएक्ट करना। तो उन्होंने 15 में आए थे और 2 साल उन्होंने घूमा फिरा। पहली बार 1917 में उन्होंने पहले सत्याग्रह की यहाँ पर शुरुआत की, जिसका नाम है आपके चंपारण सत्याग्रह, और इसका समय है 1917। बिहार के चंपारण में नील बागान मालिकों द्वारा तकावी ऋण और तिनकठिया व्यवस्था। तिनकठिया व्यवस्था क्या थी? अपने जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य होता था, क्योंकि अंग्रेज जो बागान मालिक थे उन लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट किया था या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो उनको 3/20 भाग पे क्या करना पड़ता था? खेती करनी पड़ती थी। और जहां पर नील की खेती होती थी वो भूमि आपकी बंजर हो जाती थी, इसलिए किसान इससे बचना चाहते थे, पर अंग्रेज बागान मालिक इनसे जबरदस्ती खेती कराते थे और इनसे तकावी ऋण जो है आपका वसूल करते थे। तो इनसे किसान बहुत ज्यादा क्या थे? आपके खफा थे, बहुत ज्यादा परेशान थे कि खेती करना अनिवार्य था। इसके विरोध में 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया। किसानों के हित में अंग्रेजों के विरोध में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया। तो आपको याद रखना है कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह 2 महत्वपूर्ण कारणों से शुरू किया गया था। एक तो था आपका तकावी ऋण और दूसरा था आपका तिनकठिया प्रथा, यानी कि 3/20 जो यहाँ पर भाग में आपके नील की खेती कराई जाती थी, उसके वजह से। यहाँ पर अगला पॉइंट है, चंपारण में इस सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ उसके लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया, तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। गांधी जी का भारत में यह पहला सफल सत्याग्रह प्रयोग था, यानी कि गांधी जी भारत जब 1915 में आए थे उसके बाद पहली बार वो कोई सत्याग्रह कर रहे थे। इसके पहले वो दक्षिण अफ्रीका में इस तरह के बहुत सारे प्रयोग कर चुके थे। वहां पर उन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम बनाया था, फिनिक्स आश्रम बनाया था, वहां पर उन्होंने आंदोलन चलाए थे, कई सारे काम किए थे, नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। पर भारत में उनका पहला सत्याग्रह था जो कि क्या रहा? आपका सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। यहां गांधी जी के प्रयासों से किसानों को अंग्रेज नील बागान मालिकों से मुक्ति मिली, यानी कि जो आपके अंग्रेज बागान मालिक थे उन्होंने तकावी ऋण और जो तिनकठिया प्रथा थी उसको समाप्त करने के और जो है तो अपना पक्ष रखा, और यहां से वो समाप्त हो जाता है और बागान मालिकों को यहां पर जो है तो किसानों से मुक्ति मिल जाती है। यहां पर क्या होता है? गांधी जी के प्रयासों से किसानों को अंग्रेज नील बागान मालिकों से मुक्ति मिल जाती है। चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजन प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक आदि गांधी जी के सहयोगी रहते हैं, गांधी जी के साथ सहयोग करते हैं। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद अगला है हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस, क्या प्लेग बोनस को लेकर के 1918 में शुरू हुआ था। क्या था? 1918 और 17, 1917 से 18 तक, 1917 से 1918 के बीच में आपका जो गुजरात का अहमदाबाद क्षेत्र है वहां पर प्लेग फैला हुआ था, और इस प्लेग से लगभग अहमदाबाद के 10% लोगों की जो है तो मौत हो चुकी थी। तो सब लोग अहमदाबाद से भाग रहे थे। तो जो मिल मालिक थे उन लोगों ने सोचा कि इन लोगों को कैसे रोका जाए, तो उन्होंने इनको जो है तो प्लेग बोनस देना शुरू किया, जिससे लोगों को लगा कि चलो अच्छा है, यहाँ पे बोनस मिलेगा तो हम लोग यहीं पर काम करेंगे। लेकिन 1918 में जब आपका लास्ट में प्लेग खत्म होता है तो अंग्रेज क्या करते हैं कि इनको जो बोनस दे रहे थे वो बंद कर देते हैं। और उसी समय पे 1914 से लेकर के 1919 तक का जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और देश में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी और मुद्रास्फीति का दौर चल रहा था। तो किसान जो आपके मिल मजदूर थे उन लोगों ने कहा कि हमें क्या है कि बोनस दो और हमारी सैलरी भी बढ़ाओ, क्योंकि अभी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जो आपके मिल मालिक थे उन लोगों ने कहा कि भाई हम जो है तो आपको बोनस नहीं दे सकते। लेकिन जब बहुत ज्यादा आंदोलन होने लगा तो उन्होंने कहा कि हम आपको 20% जो है तो देंगे ज्यादा से ज्यादा।
लेकिन जो मजदूर थे उन्होंने कहा हमें 50% जो है तो बोनस चाहिए। इन दोनों चीज़ों को लेकर के मालिक बोलते थे कि 20%, किसान बोलते थे 50%। इस दोनों को लेकर के इनके बीच में आंदोलन छिड़ गया और बाद में गांधी जी को जो है इस आंदोलन के लिए आपके बुलाया गया। तो ये रहा आपका इसकी पृष्ठभूमि। अब आइए देखते हैं क्या क्या हुआ। तो वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। मजदूर चाहते थे कि ये चलता रहे। मिल मालिक 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मिल मालिक द्वारा दिए जा रहे 20% बोनस से जो मजदूर थे आपके संतुष्ट नहीं थे। वो लोग तो 50% की मांग कर रहे थे, संतुष्ट नहीं थे। जब यह बात गांधी जी तक पहुंची तो गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा भाई तुम लोग हड़ताल करो। अंततः मिल मालिकों से 35% बोनस देने की जो है तो यहाँ पर बात हुई और 35% पर जो है तो आपके किसान मान गए। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया और पूरा मामला ट्रिब्यूनल में गया और ट्रिब्यूनल ने कहा कि मजदूरों को 35% बोनस जो है तो आपके दिया जाए। इस तरीके से गांधी जी का यह दूसरा सफल आंदोलन भारत में होता है। गांधी जी ने यहाँ पर पहली बार भूख हड़ताल किया था। पहली बार ये क्या हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। क्या था कि गांधी जी जब आए तो गांधी जी ने कहा कि 35% जो है तो बोनस हम आपको दिलवाएंगे। तो किसान इनसे नाराज हो गए। किसानों ने कहा कि भाई आपके बहुत सारे यहाँ पर मित्र हैं जो कि मिलों के मालिक हैं, तो आप इसलिए जो है तो आंदोलन नहीं करना चाहते और आप उनसे 35% हमें बोनस दिलवा रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं तब तक भूख हड़ताल पर रहूंगा जब तक कि आपको बोनस नहीं मिल जाता। और लोगों में अपना विश्वास बढ़ाने के लिए वो पहली बार भूख हड़ताल पर बैठते हैं। इस पूरे आंदोलन में अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन गांधी जी की क्या रही, मुख्य सहयोगी रही यहाँ पर। तो इनका नाम याद रखें और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है उसको भी ध्यान रखें। इसके बाद हम 1918 का खेड़ा आंदोलन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं खेड़ा आंदोलन में क्या हुआ। तो गुजरात के खेड़ा में किसान फसल अकाल पड़ने से आपके किसानों को फसल अकाल पड़ने के कारण बर्बाद हो गई थी। इनकी जो फसल थी वो क्या थी, अकाल पड़ने के कारण बर्बाद हो गई थी। इसके बावजूद सरकार इनसे माल गुजारी वसूल कर रही थी, यानी कि टैक्स ले रही थी। गांधी जी ने यहाँ पर भी किसानों के समर्थन में आंदोलन किया, जिसमें इनका साथ वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि नेताओं ने दिया। आंदोलन होते देख ब्रिटिश सरकार ने गुप्त निर्देश जारी किया कि लगान उन्हीं लोगों से लिया जाए जो देने की स्थिति में हो, यानी कि जिनके पास हो उनसे लो, सबसे लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से जो है तो ये आंदोलन भी गांधी जी का आपके सफल हो जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि गांधी जी का आंदोलन इसलिए सफल होता है क्योंकि इस समय पे ब्रिटिश अधिकारी या पूरा जो आपका ब्रिटेन था वो प्रथम विश्व युद्ध में फंसा हुआ था, जिसके कारण जो है तो ये आंदोलन सफल हुआ क्योंकि वो लोग इधर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अब उसके बाद मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1919 तक। तो जब 1919 में टर्की जो है हार जाता है प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन और फ्रांस तुर्की को बांटने लगते हैं। और ऐसे में जो तुर्की के उस समय के सुल्तान होते थे उनको आपके खलीफा कहा जाता था। और खलीफा पूरे विश्व में जो भी मुस्लिम लोग थे उन सबके प्रतिनिधि थे। तो जब पता चला कि समाप्ति हो रही है प्रथम विश्व युद्ध की और तुर्की को दो भागों में बांटा जा रहा है और खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा है, तो भारत में मुसलमानों में आक्रोश फैला और उन्होंने इसका विरोध करने का फैसला लिया क्योंकि भारत में उस समय ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन सरकार के अधीन था भारत। तो उन्होंने इसका विरोध करने का फैसला लिया और इसी कारण हमारे यहाँ जो है तो आपका खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। तो आइए देखते हैं खिलाफत आंदोलन में क्या क्या हुआ। यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में शुरू हुआ था। भारत में 1919 में अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन लोगों के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ। इसके साथ और लोग थे इसमें, मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, ये सारे लोगों ने जो है तो मिलकर के एक कमेटी बनाई जिसका सम्मेलन हुआ और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, आपके गांधी जी। तो आपको याद रखना है खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे, गांधी जी बने थे। और इसके बाद अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन आता है असहयोग आंदोलन। क्या असहयोग आंदोलन, ये आपका 1920-21 में जो है तो शुरू चला था। वैसे इसकी डेट जो है 1 अगस्त है, 1 अगस्त 1920 है। ये जो आपका शुरू होता है 1 अगस्त 1920 से शुरू होता है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में यहाँ पर देखें
तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है तो पारित किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। यहाँ पर 1920 की जगह पर आप लोग 1919 ध्यान रखें, है ना। दिसंबर 1919 के जो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बदौलत 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के तहत विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। क्या? इस आंदोलन के तहत विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। उनके साथ मतलब अंग्रेजों के साथ। तो विदेशी वस्त्रों को बर्बाद करो, यही उनके साथ क्या है? सर्वोत्तम व्यवहार है। इस आंदोलन के तहत स्वदेशी वस्तुएं मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन दिया गया। चरखे तथा खादी का प्रयोग शुरू किया गया। यथासंभव हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। देश के प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इन सारे तरह से जो है तो इन लोगों ने उनका असहयोग करना यहाँ पर शुरू किया। जिन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ी उनके नाम है यहाँ पर मोतीलाल नेहरू, CR दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशम एवं राजन प्रसाद। ये सारे लोगों ने अपनी वकालत जो है तो छोड़ दी। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस आंदोलन के समय गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया और कांग्रेस ने 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। जो 1919 के अधिनियम के तहत जो आपका विधान परिषदें बनाई गई थी उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि वो लोग असहयोग आंदोलन चला रहे थे और उनको तो असहयोग करना था कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिशर्स का। इसलिए उन्होंने कहा हम लोग इसमें भाग नहीं लेंगे और ये लोग इलेक्शन में भाग नहीं लेते। फिर इसके बाद आपका शुरू होता है चौरा चौरी कांड। ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही शुरू हुआ। तो 5 फरवरी 1922 को, ये अभी देखिए आज 6 फरवरी है, कल ही जो है तो चौरा चौरी कांड की क्या थी? बरसी थी। तो 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन की एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण हिंसा भड़की और जनता ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। यानी कुल 22 लोग यहाँ पर मारे गए। इसके बाद मामला को बिगड़ता हुआ देख गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है यहाँ पर क्या कर देते हैं? वो स्थगित कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पर सब लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज करने लगे, उनका जो तो आलोचना करने लगे कि भाई आंदोलन इतना बढ़िया था, पीक पे चल रहा था, लेकिन आपने सब नष्ट कर दिया, आप इसको बंद कर दिए। लेकिन गांधी जी ये समझते थे कि अगर हम आंदोलन बंद नहीं करेंगे तो अंग्रेजों को यहाँ पर मौका मिल चुका है, वो एक एक को चुन चुन करके मारेंगे, क्योंकि उनके पास बंदूक है, उनके पास हथियार है। हम लोगों के पास ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। तो अगर अंग्रेजों से बचना है तो हमें इस आंदोलन को बंद करना पड़ेगा। तो मौके को देखते हुए गांधी जी थोड़ा पीछे हट जाते। मोतीलाल नेहरू व आपके जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी का यहाँ पर जो है तो आलोचना की। यहाँ पर CR दास भी हैं, आपके चित्तरंजन दास जिसको बोला जाता है। तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने जो है यहाँ पर उस कदम की आलोचना की। हालांकि गांधी जी ने जो किया था वो सही किया था। फिर उसके बाद अगला हमारा यहाँ पर आंदोलन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 11 सूत्री मांगों को लेकर के एक बैठक हुई, लेकिन गांधी जी की इन मांगों पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख यहाँ पर नहीं अपनाया। फलतः 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने का निश्चय किया गया। तो आपको 14 फरवरी 1930 की डेट याद रखनी है। इस दिन जो है तो आपके गांधी जी साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने की बात करते हैं। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों के न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। और ये बात जो है तो वो अपने पत्र में लिखते हैं। अगला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की लंबी पदयात्रा की और 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित
दांडी गांव पहुंचे। समुद्र तट पर स्थित कहां पहुंचे? दांडी गांव पहुंचे, जहां दांडी मार्च के नाम से इसलिए इसे जाना जाता है। यहां पर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। तो ये आपका मुख्यतः जो आंदोलन था वो नमक कानून तोड़ने के लिए था और एक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। इसके बाद ये आंदोलन काफी जगह फैल चुका था, अलग अलग जगह पर लोगों ने जो है तो इस आंदोलन को सपोर्ट किया और उसमें पार्टिसिपेट किया। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना, यानी कि जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की, उसकी तुलना नेपोलियन के एल्बा टू पेरिस की यात्रा पर उन्होंने जो इसकी तुलना की। उन्होंने कहा कि नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की जो आपकी यात्रा थी या मार्च था वो गांधी जी के दांडी मार्च के जैसा ही था। इसके बाद उन्होंने अगला कहा कि राजनीतिक सत्ता प्राप्ति होती हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से भी तुलना उन्होंने की। तो यहाँ पर उन्होंने आपको याद रखना है कि दो तरह से सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर इनके दांडी मार्च की जो है तो तुलना करते हैं। और तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के समुद्र तट त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की और यहाँ पर उन्होंने नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। इसके बाद जो आपका मालाबार तट है समुद्र का, वहां पर के कलप्पन ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा की और इन्होंने भी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रबल रूप बंबई, वर्तमान में गुजरात में है, तो बंबई के धरासना में मिला। यहाँ पर सरोजनी नायडू, मणिलाल, इमाम साहब एवं हजारों सत्याग्रहियों ने धरासना नामक स्थान पर या कारखाने पर धरना दिया। तो धरासना नामक स्थान पर जो आपका नमक कारखाना था वहां पर इन लोगों ने धरना दिया और इनके बीच में और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। इसके साथ ही पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार तथा लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आपके जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पूर्व की जनजातियों में, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है हमारा, उसमें जनजातियों में 16 वर्षीय युवा है ना महिला रानी गैडिनलियू ने अपने साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया और इसको जो है तो जेल में भेज दिया जाता है। और फिर इससे नेहरू जी बाद में मिलने जाते हैं और इसको रानी की उपाधि देते हैं, इसलिए गैडिनलियू को रानी गैडिनलियू के नाम से जाना जाता है। ये लोग नागा जनजाति के लोग थे और यदुनाग के नेतृत्व में, किसके? यदुनाग के नेतृत्व में पहले इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन यदुनाग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी पुत्री थी गैडिनलियू, उन्होंने अपने पिता की जगह आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि 16 वर्ष की थी। और उस समय पर अंग्रेजों ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों लोगों को जेल भेज दिया। बाद में नेहरू जी उनसे जाकर के मिलते हैं। इसके बाद आपका अगला आंदोलन है यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये आपका 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किए गए अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पर आपका शुरू किया था। क्या था इनका उद्देश्य? ये सत्याग्रह शुरू करने का पहला तो था 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव, तो उसका विरोध करना था। और दूसरी चीज थी द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आप को अलग सिद्ध करना, क्योंकि 1939 में आपका दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और इस समय पे ब्रिटिश सरकार घोषणा करती है कि जो आपका भारत है वो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा है। भारत ने इसे डिनाई किया और अपने आप को अलग सिद्ध करने के लिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह यहां पर जो है तो 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया। यहां पर बात करें इस आंदोलन के बारे में तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है आपका अगला पॉइंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने और दूसरे सत्याग्रही थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना ये कहां से शुरू हुआ था? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। और पहले आपके सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। और एक और व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है आपके ब्रह्म दत्त, ये आपके तीसरे सत्याग्रही होते हैं। तो आपको तीनों लोगों का नाम याद रखना है। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी आपका कहा गया, तो ये भी ध्यान रखें, हो सकता है कभी पूछा जाए कि दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से किसे जाना गया। तो यहाँ पर आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पर आपके किस आंदोलन को, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना गया।
इसके बाद अब हमारा अगला महत्वपूर्ण आंदोलन आता है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आप इसकी थोड़ा डेट सुधार लीजिए। यहाँ पर अगस्त 1920 है तो अगस्त 1942 करिए इसको, क्या अगस्त 1942। तो क्योंकि ये अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, ये अगस्त में शुरू होने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन के अद्वितीय मिसाल हैं, जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाकर रख दी। आपका भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन का क्या है? अद्वितीय मिसाल है, जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाकर यहाँ पर जो है तो रख दी। इस आंदोलन का प्रस्ताव रखते हुए गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस अहिंसक असहयोग वर्ग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर जो अहिंसक रूप से मैं आंदोलन करना चाहता हूं उसको अगर कांग्रेस स्वीकार नहीं करती तो मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन जो है आपके खड़ा कर दूंगा। ये बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा। फलतः कांग्रेस समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाई। इसमें संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दे दी गई। सी राजगोपालाचारी एवं भूलाभाई देसाई ने इस निर्णय के विरोध में कांग्रेस कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया। इन लोगों ने कहा कि भैया हम जो तो आपके इस फैसले में शामिल नहीं होंगे, और इन लोगों ने यहां से क्या कर दिया? आपका त्यागपत्र दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अंतिम रूप देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक बंबई में 8 अगस्त 1942 को संपन्न की गई। इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा निम्न घोषणाएं की गई। अब इसमें जो है तो आपकी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती हैं इस आंदोलन को लेकर के, जिसमें सबसे पहली घोषणा थी आपकी भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए, और दूसरी घोषणा थी यहाँ पर आपके स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से अपनी रक्षा स्वयं करेगा। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग का समर्थन किया गया। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के नेता घोषित हुए। ये जो है तो आपके असहयोग आंदोलन को जो प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन को जो प्रस्ताव पेश किया गया उसमें ये बात आपके कही गई। गांधी जी ने अलग अलग वर्गों को, यानी कि जैसे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, कोई विद्यार्थी है, कोई और काम सैनिक है, इस तरह के जो भी लोग हैं या देशी रियासतें हैं, उनको कुछ निर्देश देते हैं जो कि यहाँ पर आपका निम्न है। जैसे वो कहते हैं सरकारी सेवक नौकरी न छोड़ें परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। दूसरा है सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तीसरा है छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आजादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अटल रहें। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा राजा महाराजा जनता के सहयोग करें तथा अपनी प्रजा की संप्रभुता स्वीकार करें। इस अवसर पर गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस में व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र है करो या मरो। उन्होंने ये नारा दिया करो या मरो का। गांधी जी के इस आंदोलन के बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार या पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर के भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आपका जो 1942 का आंदोलन था उसमें जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रस्ताव पारित हो रहा था तो गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया था वो लग रहा था कि जैसे कोई पैगंबर या कोई भगवान का स्वरूप आकर के यहाँ पर जो है तो आपका भाषण दे रहा हो। उस दिन गांधी जी ने 72 मिनट के आसपास का जो है तो भाषण दिया था पूरा। आंदोलन के प्रसार की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। जब आपका 8 अगस्त 1942 को ये हुआ कि अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा तो उस दौरान अंग्रेजों ने कहा कि भाई एक एक नेता को गिरफ्तार करना है और 8 अगस्त को मध्य रात्रि से वो लोग ये मिशन अपना शुरू करते हैं और सुबह 9 अगस्त की सुबह तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं, चाहे आपके गांधी जी हों, नेहरू जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, राजगोपालाचारी हों, कस्तूरबा गांधी हों, सरोजनी नायडू हों, जितने भी बड़े नेता थे उस टाइम के सबको यहाँ पर जो है तो गिरफ्तार करके अलग अलग जगह पर जो है तो भेज दिया जाता है और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाता है। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए तथा आजाद दस्ता भूमिगत कार्यवाही नामक एक दल का गठन किया। इसे भूमिगत होकर के ये लोग आंदोलन चलाते रहे। भूमिगत नेताओं में सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका यहाँ पर जो है तो आपके शामिल रहे।
भूमिगत होकर रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता के द्वारा किया गया। उषा मेहता ने जो है तो आपके क्या किया था, रेडियो प्रसारण करने का काम यहाँ पर शुरू किया था। रेडियो के माध्यम से लोगों को ये लोग अपडेट यहाँ पर जो है तो आपके दे रहे थे। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने आपके जो प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन हैं उनको कवर किया।